मैं डॉक्टर जितेंद्र डोंगरे, मैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में पिछले 20 साल से कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में रह चुका हूँ और अभी हाल ही में पिछले 15-20 साल से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में अपना योगदान दे रहा हूँ। जब हम फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो आप सभी लोग इससे जुड़े हैं, आप सभी लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ़ है कि फूड प्रोसेसिंग या प्रोसेस फूड हर किसी के जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। आज की तारीख में जब हम प्रोसेस फूड की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स है उस प्रोसेस फूड में, केमिकल्स है, उसकी वजह से हम लोग उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि प्रोसेस फूड का मतलब वो होता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है, जो कृषि उत्पाद होता है, उसको जब हम लोग खाने लायक कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ अ प्रोसेस फूड। बाजार से गेहूं लाके आप ऐसे ही नहीं खाते हैं, उसका गेहूं का आटा बनाते हैं, आटे की रोटी करते हैं, इसका मतलब आपने प्रोसेस कर लिया है। सो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस फूड। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जुड़ने के लिए बहुत संभावनाएं हमारे समाज के लोगों के लिए भी है, जो इसमें कमी देखे जाते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर कोई अपना योगदान दे सकता है, हर कोई अपना करियर, अपना अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव्स इसमें ढूंढ सकता है। आज तक हमारा समाज अगर हमने देखा तो नौकरियों के पीछे भागता है कि मुझे इतना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, उस आरक्षण में मैं कहाँ पे फिट होता हूँ, कैसे मैंने उसमें अपने लिए नौकरी ढूंढनी है। इसी तरह हमारा आज तक का फोकस रहा है। लेकिन अभी वक्त आया है कि हमें नौकरी के पीछे भागने वाला नहीं, तो हमें अपने समाज के लोगों को नौकरियां उपलब्ध कर देने का एक प्लेटफॉर्म हमें देना है। और इसके लिए फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं और उसके जरिए आप अपने समाज के लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, उनके लिए रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। मेरे मंत्रालय का मेजर फोकस जो है वो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जिसको हम कहते हैं, जब किसान कोई उत्पाद करता है, किसान कोई फल या कोई सब्जी या कोई धन धान्य का उत्पाद करता है, तो उसमें से आप यकीन मानिएगा करीबन 90,000 करोड़ का फसल जो होती है जो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल पे या एग्रो प्रोसेसिंग लेवल पे उसको प्रॉपर रखरखाव की संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है हमारे पास में, प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ कम है हमारे पास में, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ कम है। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग एक अपना व्यवसाय बना सकते हैं, एक व्यवसाय हम लोग उसमें स्थापित कर सकते हैं। जनरेशन ऑफ फॉर्म जॉब्स, इसकी तरह जैसे मैंने कहा कि इस क्षेत्र में अगर हम आए, अगर हम अपना व्यवसाय करें, तो हम अपने साथ साथ अपने भाई समाज के दूसरे भाई बंधुओं के लिए एक रोजगार की संभावनाएं हम लोग उसमें उत्पन्न कर सकते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ये मेरे मंत्रालय का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर तालुके में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में जिस एग्रीकल्चर कमोडिटी का जो उत्पादन होता है, तो उसी क्लस्टर में हमें उसका प्रोसेसिंग का हब बनाना है, उसी क्षेत्र में उसका प्रोसेसिंग का व्यवसाय वहाँ पे स्थापित करना है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा फल सब्जियाँ होती है, तो फल सब्जियों के प्रसंस्करण का उद्योग वहीं होना चाहिए। अगर पंजाब में गेहूँ होता है तो गेहूँ के लिए जो भी प्रोसेसिंग होती है, जैसे मिलिंग हो गई है या मैदा बनाने की फैक्ट्री हो गई है या उससे होने वाले बेकरी उत्पाद है, वो उस जगह पर ज़्यादा संभावनाएं उसकी दिखती हैं। अब एक बात उसमें मान के चलिएगा, फूड प्रोसेसिंग उद्योग जो है वहीं सफल है जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। आपको रॉ मटेरियल जो है जो बहुत दूर से लाने की अगर आवश्यकता पड़ गई तो फिर आपका फूड प्रोसेसिंग उद्योग सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि
आप अगर मान लीजिए 200 किलोमीटर से अपना रॉ मटेरियल लेके आते हैं और वो उसको प्रोसेस करते हैं, तो आपके प्रोडक्शन जो टेक्निकल और फाइनेंशियल वायबिलिटी जो हम लोग कहते हैं वो उसमें नहीं आ पाती है। इसलिए अपना उद्योग उसी जगह से स्थापन करना होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, जो प्रचुर मात्रा में रॉ मटेरियल जहाँ पे अवेलेबल हो वहीं पे फूड प्रोसेसिंग की यूनिट की स्थापना की जानी चाहिए। मंत्रालय द्वारा ये 3 मेजर स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है। पहली है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर्स, तीसरी है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये तीनों स्कीम अलग अलग व्यवसाय की जो कैटेगरीज है, एमएसएमई की जो कैटेगरीज है, जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए हम लोग स्कीमें इंप्लीमेंट करते हैं। सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्कीम है जिसको हम प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स का मतलब है आप अपना छोटा छोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं, पापड़ है, अचार है, इनको प्रोसेसिंग करने के जो छोटे उद्योग है जिसमें बहुत सारा संभावनाएं हैं अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करने की, जो कि आगे बढ़कर आप उसको जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो बिजनेस बढ़ता है तो देन यू कैन अवेल प्रधानमंत्री किसान संपदा, जिसमें बड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देते हैं। बट इनिशियल स्टेज में छोटे माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ये देखा गया है कि जब तक आप छोटे से शुरू नहीं करते हैं तब तक आपको इस बिजनेस की इन्स एंड आउट्स, निगेटिव्स क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, वो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मेरा ऑलवेज आपको कहना होगा कि जब आप शुरू करते हैं तो छोटे से शुरू कीजिएगा, माइक्रो एंटरप्रेन्योर से शुरू कीजिएगा। देखिएगा कि आप कौन से प्रोडक्ट को प्रोसेस करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट प्रोसेसिंग का क्या इन्स एंड आउट्स है, कैसे, जब तक आप खुद नहीं समझोगे कि प्रोसेसिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो आपको माइक्रो प्रोसेसिंग में ही आपको सारे अवगत करना होगा। उसी हिसाब से फिर आपको आगे बढ़ना होगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कौन सा मार्केट अपने लिए बेहतर है। जब आपको अपना विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं इस मार्केट में या मैं अपने छोटे से इससे मैं हर साल इतना क्वांटिटी का माल बेच सकता हूँ, अब मेरा मार्केट इतना एक्सपेंड होने जा रहा है, देन आई कैन गो फॉर द एक्सपेंशन। जब मैं उसको बड़ा करना चाहता हूँ तो फिर मैं एमएसएमई में मीडियम एंड स्मॉल इसमें मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं फर्दर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ये कर सकता हूँ। माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए मुझे ये सब कुछ इनिशियल स्टेज पे अगर बिजनेस में आना है तो ये संभावनाएं हैं, ऐसे मुझे शुरू करना है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जो सेकंड है प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन और माइक्रो यूनिट्स, इससे आप शुरू करना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, जिन्होंने ऑलरेडी अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है उसमें वे लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस या उसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो स्कीम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये एक्चुअली उन लोगों के लिए जिनके ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, जिन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है और वो ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में अपना फुटप्रिंट सेटअप करना चाहते हैं, अपना इंडियन प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस या इंसेंटिव देते हैं। उसके लिए थर्ड स्कीम है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। इस स्कीम के तहत हम लोग करीबन 10,900 करोड़ रुपया हमने रखा हुआ है स्कीम के लिए, और हमारा उद्देश्य है कि कम से कम 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री हमें सेटअप करने हैं, जिसके लिए 60-40 का रेशियो हमने रखा हुआ है। 60% हम अपना देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से देते हैं, और 40% स्टेट गवर्नमेंट से इसमें दिया जाता है। 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देते हैं। मान लीजिए एक छोटा उद्योग आप शुरू करें जिस पे 15 से 20-22 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है छोटा सा यूनिट शुरू करने में, जिसे आप पिकल है या पापड़ है या इस तरह से छोटे छोटे उद्योग अगर शुरू करने हैं तो उसके लिए 20 लाख की राशि सफिशिएंट होती है। उसमें हम लोग 35% आपको देते हैं। होता क्या है कि आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है। यहाँ पर जो भी निगम साहब जैसे लोग जो है इन्वेस्टमेंट गाइडेंस देने के लिए ये लोग आपको बताते हैं। इस तरह के लोग मार्केट में हैं जो
आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके देते हैं जो बताता है कि आपको किस तरह की मशीनरी लगती है, कि इस पर्टिकुलर कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो किस तरह का मशीनरी होनी चाहिए, किस तरह का सिविल कंस्ट्रक्शन आपने करना है। फिर उसका प्रोजेक्ट बना के बैंक को सबमिट करना होता है। बैंक आपको टर्म लोन सैंक्शन करता है। मान लीजिए अगर 20 लाख का प्रोजेक्ट है तो 10% आपका अपना प्रोमोटर इक्विटी उसमें डालना होता है, बाकी का 80% बैंक आपको टर्म लोन देती है। जब बैंक आपको टर्म लोन दे देगी, आप अपना काम शुरू कर देंगे, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद बैंक ही आपका प्रपोजल ऑनलाइन हमारे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। उसमें क्या होगा, जब हमारे मंत्रालय के पास आपका प्रपोजल आएगा, हम देखेंगे ये इस उद्योग का है, पापड़ का है, अचार प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट है, तो हम आपके जिस बैंक ने आपको टर्म लोन दिया है उस बैंक को हम लोग आप 35% ऑफ दैट प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख तक आपके बैंक को हम ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक उसे क्या करता है कि अपने पास में उसे एफडी बना के रख देता है। आपने मान लीजिए अगर 15 लाख रुपए का लोन लिया है, 18 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो आपके नाम से बैंक हमारे 10 लाख का डिपॉजिट कर लेगा। जब आप 18 लाख में से 8 लाख जब आप बैंक का रिपे कर लेंगी, तो हमने जो 10 लाख रुपए दिया है वो आपके टर्म लोन आउटस्टैंडिंग में एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद में आपने कुछ पैसा बैंक को देना नहीं होता है। 8 लाख पे जो इंटरेस्ट लगता है वो भी 10 लाख घटा के आपके टर्म लोन पे इंटरेस्ट लगता है। तो इस तरह की ये स्कीम है। इसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर इसको चलाते हैं। और इसमें हमने कुछ ODOP, जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहते हैं, हमने वेबसाइट पे अगर जाइएगा तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसका उत्पादन ज़्यादा है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर उत्पाद के लिए ही या अगर आप प्रोसेसिंग उस जगह पे लगाना चाहते हैं तो आपके प्रपोजल को प्रायोरिटी मिलती है। इसमें 4 कंपोनेंट है बेसिकली प्रधानमंत्री PMFME स्कीम में। जैसे मैंने आपको अभी तक बताया कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स है, आप छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स लगाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग 10 लाख की सब्सिडी देते हैं। इसमें 10% आपका बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा कंपोनेंट है इसमें ग्रुप्स में। मान लीजिए कोई किसानों का ग्रुप है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, या FPC फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। अगर मान लीजिए 15, 20, 100, 150 किसान एकत्रित आके एक FPO बनाते हैं और वह कहते हैं कि हमारा माल हम लोग जब मंडी में लेके जाते तो इसको प्रॉपर मार्केट मिलता नहीं है या प्रॉपर इसको भाव मिलता नहीं, तो आप अपना जो 100 लोगों का जो प्रोड्यूस है वो एकत्रित करके आप अपना खुद का प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग 35% क्रेडिट लिंक देते हैं। इसमें सीड कैपिटल भी होता है। हमने 40,000 तक सीड कैपिटल हर सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को हम लोग देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर वो अपना छोटा सा कोई उद्योग करना चाहते हैं तो हर मेंबर को हम लोग 40,000 रुपये एज अ उसके लिए सीड कैपिटल है। सीड कैपिटल होता है कि मान लीजिए आपने अपना व्यवसाय शुरू किया और आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है, होता कई बार, तो इसके लिए आपको सीड कैपिटल दिया जाता है। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं आप इसमें। जैसे मैंने कहा कि FPOs और FPCs है वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दे। अगर मान लीजिए छोटा सा एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टेरिलाइजेशन एंड इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, तो किसान अपना माल लेके आएगा, आपके फैसिलिटीज़ में उसको ग्रेडिंग, पैकेजिंग, क्लीनिंग ऑटोमेटिक मशीनरी के द्वारा करके उसको पैकिंग करके फिर वो फर्दर मंडी में या किसी दूसरे व्यवसायी को बेच सकता है। या फिर ये जो ग्रुप है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है, ये ग्रुप ही आपको मार्केट के लिए भी मार्केट का एक्सेस भी प्रोवाइड करेगा इसमें। थर्ड है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। अगर आपने कोई ग्रुप के साथ में अगर कोई एक प्रोडक्ट बनाया, जिससे फॉर एग्जांपल जैसे लिज्जत पापड़ का आपने उदाहरण ले सकते हैं। महिलाओं का ग्रुप है, महिलाओं ने एकत्रित आके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम लिज्जत पापड़ के नाम से, तो सारी महिला अपने घर घर से पापड़ बना के लाती है और एक कॉमन ब्रांड लिज्जत पापड़ के नाम से वो सारी दुनिया में बिकता है। ऐसे ही फार्मर्स का ग्रुप बना के अगर आप कोई अपने प्रोडक्ट्स कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर प्रोसेस होता है और उसको मार्केटिंग और ब्रांडिंग की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी मंत्रालय फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या करना होता है, आपने एक प्रोफेशनल एजेंसी हायर करनी होती है जो आपके लिए
ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम करेगी। वो प्रोफेशनल एजेंसी आपके लिए वेबसाइट, जैसे अमेजोन पे आपका माल बिकना है तो अमेजोन पे माल बिकने के लिए क्या आवश्यकता होती है, कैसे आपका ब्रांड प्रमोट करना होता है, कैसे आपने अपनी लेबलिंग करना है, कैसे आपका लेबल होना चाहिए, वो सारा डिज़ाइन वो एजेंसी करके देगी। प्लस ऑनलाइन या दूसरे मतलब दूसरे चैनल से आपका माल कैसे मार्केट में या कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, उसके लिए आपको वो एजेंसी हेल्प करेगी। उस एजेंसी का जो भी खर्चा आएगा उसके लिए भी ये इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के द्वारा मंत्रालय हेल्प करती है। ये जो स्कीम है ये मैंने बताया कि जिनके ऑलरेडी छोटे मोटे उद्योग जैसे माइक्रो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी है, अब उसको वो अपना बिजनेस थोड़ा बड़ा करना है, माइक्रो से उसको मीडियम में या लार्ज में या स्मॉल में लेके जाना, स्मॉल कैटेगरी में लेके जाना है। उसके लिए क्रिएशन करना है या फिर एक्सपांशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, इसको हम यूनिट स्कीम कहते हैं। इसके तहत ये सारे सेक्टर्स हैं, जैसे मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिल्क प्रोसेसिंग है, या फिर रेडी टू ईट, रेडी टू कुक ब्रेकफास्ट सीरियल का प्रोसेसिंग आप करना चाहते हैं, या ऑयल मिल या ग्रेन मिलिंग आप करना चाहते हैं, या नेचुरल फूड फ्लेवर्स, या फिर जागरी, शुगर केन से जो जागरी बनती है, गुड़ बनता है, गुड़ भी आजकल बहुत कमर्शियल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आजकल उसको फ्लेवर के साथ में, जैसे जिंजर के साथ में गुड़ को ब्लेंडिंग करके जिंजर क्यूब बनाए, गुड़ के क्यूब बना के आजकल मार्केट में लाए जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को अगर आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये पर्टिकुलर यूनिट स्कीम के तहत हम लोग 35% 5 करोड़ तक हम लोग उनको सहायता करते हैं। अगर मान लीजिए 10-12 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट आप लगाते हैं तो 5 करोड़ तक की फाइनेंशियल सब्सिडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं अंडर दिस स्कीम। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि नॉर्मल जनरल लोगों के लिए तो हम 35% देते हैं, लेकिन वहीं अगर SC ST DT NT और नॉर्थ ईस्टर्न साइड से अगर कोई बेनिफिशियरीज है तो उसको हम 50% देते हैं। मतलब टोटल आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा। मतलब जैसे जनरल लोगों को अगर 15 से 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पे 5 करोड़ मिलता है, तो आपको वो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 5 करोड़ मिल जाएगा। ये इसमें यह है। नेटवर्थ आपका, जैसे एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे तो इसमें कम से कम 20% आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% आपको टर्म लोन लेना होता है बैंक से। वो इसलिए रहता है कि मिनिस्ट्री देखना चाहती है कि मिनिस्ट्री के पास भी इतना समय नहीं होता कि वो हर प्रोजेक्ट को जाके देखे और पता करे कि इसकी टेक्निकल वायबिलिटी है या नहीं है, इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी प्रोजेक्ट की है या नहीं है। अगर आप 15 से 20% आपके प्रोजेक्ट के लिए अगर आप टर्म लोन लेते हैं तो ये देखा गया कि बैंक जब टर्म लोन देती है तो वो हमारे लिए सारी चीज़ें करती है। वो बैंक आपका प्रोजेक्ट अप्राइज करेगा, आपके फाइनेंशियल बेंचमार्क इवेल्युएट करेगा, आपका IRR कितना आ रहा है, DSCR कितना आ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट कितने सालों के बाद आ रहा है, ये सारी चीज़ें बैंक ही कर लेता है। तो हमें फिर उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, हमें ज़्यादा उसको स्क्रूटनाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हम लोग मैंडेटरी रखा है कि जो भी प्रोजेक्ट हमारे पास में कोई सबमिट करता है तो उसमें कम से कम 20% वो टर्म लोन ले, ताकि वो बैंक हमें सारी आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम बैंक से ले सकें। मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 करोड़ रखी हुई है। मैंने मैक्सिमम आपको 10 करोड़ का बताया, लेकिन मिनिमम आप 3 करोड़ का भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 3 करोड़ में आपको 35%, 50%, 1.5 करोड़ तक की आपको इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस सब्सिडी मिल सकती है। इसमें एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो सारे इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज, सारे लोग इसमें एलिजिबल है। कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। नेक्स्ट स्कीम हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार देखा है कि जब जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो कृषि उत्पाद है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, करीबन 90,000 करोड़ का प्रोड्यूस हम लोग ऐसे ही वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रख रखाव की उपलब्धता नहीं है। मान लीजिए दूध है, अब दूध को जब हम लोग ग्राम लेवल पर, विलेज लेवल पर जब हम उसको कलेक्ट करते हैं तो उसी वक्त उसको 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में हमें कलेक्ट करना होता है। फिर उसको जब ट्रांसपोर्ट, हम लोग उसको जब ग्राम लेवल से कलेक्ट करके, विलेज लेवल से कलेक्ट करके हम प्रोसेसिंग यूनिट लाते हैं, तब भी उसका टेम्परेचर है 0 to 4 डिग्री मेंटेन करना होता है।
जब वो प्रोसेस होता है, मिल्क का प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, वहाँ पर भी उसका टेम्परेचर जो 0 to 4 डिग्री हमें मेंटेन करना होता है। जब उससे जो प्रोडक्ट बनता है, मिल्क प्रोसेसिंग प्रोडक्ट जो बनते हैं, चाहे दही बन गया, चाहे पाश्चराइज्ड मिल्क हो गया, या मिल्क पाउडर हो गया, या फिर दूसरे पनीर हो गया, ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इनको भी 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना होता है। फिर ये फिनिश प्रोडक्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से तो मार्केट लेवल तक, मार्केट एंड तक उसको लेके जाना है, तब भी वो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे उनको मार्केट लेवल तक लेके जाना होता है। अब ये 0 to 4 डिग्री सेल्सियस मैंने हर जगह जो बोला है, ताकि कलेक्शन से लेके तो मार्केट एंड तक आपने जो प्रोडक्ट जो ट्रांसफ़र किया या प्रोसेस किया, इसके लिए आपने 0 to 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है। तो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। जब आप कलेक्शन सेंटर बनाते हैं फार्म लेवल पे या विलेज लेवल पे, तो वहाँ पर बल्क मिल्क कूलर लगाने होते हैं, जिसमें 0 to 4 डिग्री, वो बल्क मिल्क कूलर में ही वो उतना टेम्परेचर सेट होता है कि किसानों से आपने मिल्क कलेक्शन किया, उसका फैट एसएनएफ देखा, तुरंत उसको बल्क कूलर में डाल दिया। जब सारे 15, 20, 30 फार्मर्स का वहाँ पे 150-200 किलो लीटर दूध जमा हो गया, उधर से मिल्क टैंकर आया, मिल्क टैंकर के अंदर भी 0 to 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन होता है। वो बल्क मिल्क कूलर से उसको आपने मिल्क टैंकर में ट्रांसफ़र कर दिया। अब मिल्क टैंकर ने उसको 15 किलोमीटर दूर जो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बना हुआ है वहाँ लेके आया। फिर मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में उसको रिसेप्शन सेक्शन में जब उसको ट्रांसफ़र किया मिल्क टैंकर से प्रोसेसिंग के लिए, तो वहाँ पर भी 0 to 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना होता है। जब प्रोसेसिंग यूनिट में उस प्रोडक्ट को जब आपने बना लिया, तो उस प्रोडक्ट्स को भी आपने फिर कोल्ड स्टोरेज में वहाँ पे स्टोर कर लिया, जो क्योंकि 0 to 4 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपने रेफर व्हीकल के थ्रू फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट के लिए भेज दिया। जो मार्केट के लिए जब आप भेजोगे उसको भी आप रेफर व्हीकल में आपको भेजना होता है। रेफर व्हीकल का भी टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कंप्लीट बल्क मिल्क कूलर जो होते हैं फार्म लेवल पे लेके तो मार्केट एंड तक जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि आपने फार्म लेवल से लेके या विलेज लेवल से लेके तो मार्केट लेवल तक आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ताकि जो दूध आपने कलेक्ट किया था विलेज लेवल पे, उसका प्रोडक्ट विदाउट एनी स्पॉइलेज, बिना किसी नुकसान के कंज्यूमर एंड तक पहुंच जाए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमने ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 करोड़ तक फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। जनरल को हम लोग 35% देते हैं, लेकिन कैटेगरी के SC/ST के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम 50% देते हैं। इसमें स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आप करते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस, फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग, जैसे मैंने बताया मिल्क का उदाहरण देके, वैसे ही एक इरेडिशन फैसिलिटीज़ का है जिसको मैं बाद में बात करूँगा। वैसे मैक्सिमम हम 10 करोड़ देते हैं। इसमें फार्म लेवल पे आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जैसे ग्रेडिंग लाइन है, पैकेजिंग लाइन, ये ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग लाइन ये बेसिकली फल सब्जियों के लिए होती है। मिल के लिए ये अपने क्विक टनल, स्पायरल, ब्लास्ट प्लेट फ्रीजर्स और जो बल्क मिल्क कूलर है ये फार्म लेवल पे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हब में आपने मल्टी मॉडल टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेजेस बना लिए हैं। देन रेफर ट्रांसपोर्ट के लिए आपने रेफ्रिजरेटेड इंसुलेटेड वैन्स खरीदी है। और एक इरेडिशन फैसिलिटी, एक अभी आने वाले समय में इसको बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है और आ रही है। इसके लिए मंत्रालय ने इरेडिशन फैसिलिटीज़ को भी, इरेडिशन फैसिलिटी क्या होती है, बेसिकली जो हमारे कृषि उत्पाद है आजकल उनको विदाउट एनी प्रिजर्वेशन, अगर मुझे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना है, मान लीजिए आलू और प्याज है, आज की तारीख में सिर्फ प्याज और मैंगो पे इरेडिशन फैसिलिटी की जाती है, क्योंकि यहाँ से मैंगो अपना आम जो है, जैसे यूपी में इतना सारा आम होता है, महाराष्ट्र में आम का प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र का एक पर्टिकुलर, हमारे महाराष्ट्र का पर्टिकुलर कोंकण रीजन है जहाँ पर अल्फांसो मैंगो बड़ा फेमस है। अल्फांसो मैंगो का 80% जो अल्फांसो मैंगो है वो इंडिया में बिकता ही नहीं है, वो सारा USA और UK के मार्केट में जाता है। तो इस जैसे मैंगो जो है इसकी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है, क्योंकि जब वो पकने लगता है तो पकने के बाद में नेचुरली उसमें बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, बाकी सब चीज़ें, स्पॉइलेज की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए क्या करते हैं कि मैंगो को जब यहाँ से एक्सपोर्ट करने के पहले उसे इरेडिएट किया जाता है, इरेडिएशन फैसिलिटी। जैसे भाभा एटॉमिक एनर्जी ने एक
टेक्नोलॉजी बनाई हुई है जिसके तहत मैंगोज को एक पर्टिकुलर चैम्बर से निकाला जाता है। उस चैम्बर में रेडिएशन फैसिलिटी वहाँ पर क्रिएट की गई है। सो वो जो मैंगोज है वो रेडिएशन के थ्रू गुजरता है, जिससे मैंगो के अंदर के सारे बैक्टीरियाज और सारे वो कील हो जाते हैं, और एक बार कील हो गए तो दोबारा वो मल्टीप्लाई नहीं होते दोबारा उसमें, तो उसकी नेचुरली उसको हम लोग कहते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मतलब जो मैंगो अगर मान लीजिए 1 हफ्ते में ख़राब होने वाला था, तो वो अगर मैंगो इरेडिएशन फैसिलिटी के थ्रू अगर वो पास हुआ है तो उसकी शेल्फ लाइफ 1 महीना तक बढ़ जाती है। जब 1 महीना तक बढ़ जाती है तो आराम से वो यहाँ से यूएसए मार्केट तक पहुँचाया जा सकता है और वहाँ की मार्केट में भी उसको बेचा जा सकता है। हमारे यहाँ से प्याज जो है, प्याज को भी इरेडिएशन फैसिलिटी के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग इसको तो एक्सपोर्ट के लिए या फिर डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है विदाउट एडिंग एनी प्रिजर्वेटिव इन दैट, अगर किसी भी प्रोडक्ट नॉर्मली कोई भी प्रोसेस फूड में हम लोग प्रिजर्वेटिव क्यों डालते हैं, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। जो अगर मान लीजिए अगर हफ्ते भर में ख़राब होने वाला, अगर उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ है 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन ऐसी बढ़े, उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल प्रोसेस प्रोडक्ट में किया जाता है। लेकिन अगर कोई अपने प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालना चाहता है तो उसके लिए इरेडिएशन फैसिलिटी है सबसे बेस्ट फैसिलिटी। और आने वाले समय में इसका और हम लोग सभी प्रोडक्ट्स में अभी तो सिर्फ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। गेहूँ है, अभी जो गोडाउंस में एफसीए के गोडाउंस में जो गेहूँ और चावल और बाकी जो स्टोर होता है, और द पीरियड ऑफ टाइम से स्टोरेज में, तो उसमें दूसरे कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। अगर कीड़े ना लगे प्रोडक्ट में, तो जो गेहूँ आपका फार्म से जब एफसीआई के गोडाउन में जा रहा है, उसके पहले अगर उसको इरेडिएशन करके अगर हम लोग उसको वहाँ पे भेजें तो नेचुरली उसके अंदर कीड़े लगने की संभावनाएं कम हो जाती है और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो उसके लिए जो स्टैंड अलोन अगर कोई इरेडिएशन फैसिलिटी कहीं लगाना चाहता है तो उसके लिए भी 10 करोड़ ग्रांट की वहाँ पर हमने प्रावधान किया हुआ है। अगर कोल्ड चेन का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बनाना चाहता है तो उसके लिए भी हमने 10 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस की सब्सिडी की हमने वहाँ पर प्रावधान रखा हुआ। और इसमें भी सारे एफपीओ, एफपीसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, इवन इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज सभी लोग एलिजिबल है इस पर्टिकुलर स्कीम का भी फायदा लेने के लिए। ये एक स्कीम है जिसको हम लोग मिनी फूड पार्क कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें जैसे हर क्षेत्र में छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, वैसे ही आपके पास अगर मान लीजिए ज़मीन है, अगर मान लीजिए आपके पास में 10 एकड़ ज़मीन है आपकी खुद की, तो उसमें आप अपना खुद का इंडस्ट्रियल फील्ड आप सेटअप कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉमन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी होती है, जिसके अंदर आपको देखिए कि बाउंड्री वॉल, रोड, ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एटीपी, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आपके इंडस्ट्रियल सेटअप में आपके 10 एकड़ की जो लैंड में वहाँ पे सेटअप करना होता है। वो क्यों सेटअप करना होता है? ये आपने एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया हुआ है ताकि लोग आप अपनी इंडस्ट्री आपके इस लैंड में सेटअप कर सके। आप उनको अपनी लैंड लीज पे दीजिएगा। होता क्या है कि अगर मैं अपनी इंडिविजुअल लैंड पे अगर मुझे एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, अगर मान लीजिए मैं एक जूस का यूनिट लगा रहा हूँ अपने खुद के लैंड पे, तो उसके लिए मुझे जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए वाटर पाइपलाइन मुझे लाना है, वाटर का कनेक्शन लाना है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन वहाँ पर लानी है। वेस्टेज के लिए मेरा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो वेस्ट निकलेगा, वेस्ट वाटर निकलेगा, उसके लिए मुझे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा। ये सब चीज़ें मुझे लगानी होती हैं अगर मैं इंडिविजुअल लैंड पे अपना छोटा सा यूनिट, अगर मेरा अपना यूनिट लगा रहा हूँ। इसके लिए मुझे अपने यूनिट के साथ साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिससे मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन अगर किसी ने इस तरह का इंडस्ट्रियल एरिया अगर सेटअप कर लिया है, तो वहाँ जाके अगर मैं वहाँ पे लैंड लीज पर लेता हूँ और वहाँ पे अपना इंडस्ट्री सेटअप करता हूँ, तो मुझे ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए भागना पड़ता है, ना वाटर पाइप कनेक्शन के लिए भागना पड़ता है, ना ही मैं वेस्ट के लिए भागना पड़ता है, क्योंकि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेरा उतना इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कम हो गया है। जिस किसी ने भी ये इंडस्ट्री सेटअप किया है उसने कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया है। जैसे मान लीजिए उसने
वेयर हाउस लगा दिया है वहाँ पर, कोल्ड स्टोरेज उसने वहाँ पर लगा दिया है। तो मुझे उसके लिए सेपरेट वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना जो भी रॉ मटेरियल आएगा मैं उनके वेयर हाउस में स्टोर कर लूँगा। जो भी मेरा फिनिश प्रोडक्ट बनेगा मुझे अपना कोल्ड स्टोरेज लगाने की आवश्यकता है, मैं इनके कोल्ड स्टोरेज में अपना प्रोडक्ट ये कर दूंगा। जो भी सर्विस चार्जेस है मैं उस इंडस्ट्रीज के इसको दूंगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे समाज के 4-5 लोग मिलके एक इंडस्ट्री बना के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के स्टेक होल्डर्स के साथ में इस पर्टिकुलर स्कीम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने ही लोगों को इसमें इंडस्ट्री लगाने के लिए भी आप प्रोत्साहन दे सकते हैं। ताकि एक मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अभी भी हमारे लोगों में जो अपना जो ये है, अभी भी हम लोग नौकरी के पीछे भागने वाले हैं, अभी भी हम उससे ऊपर नहीं उठे हैं। अभी हमें धीरे धीरे उठना होगा क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले जनरेशन्स में नौकरियां वैसी कम होते जा रही है। तो हमें हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए वो एवेन्यूज सारी ओपन करने पड़ेंगे ताकि वो कल चल के हमें गालियाँ ना दे कि हमारे पहले जनरेशन ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं करके। उनके लिए जो एवेन्यूज है, एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं नागपुर से हूँ, बेसिकली महाराष्ट्र के। नागपुर में जरीपटका करके एक एरिया है जो सिंधी समाज की जो लोग हैं उनके लिए बड़ा उनका एरिया है। आप सब जानते हैं कि सिंधी समाज जो है दे आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, वो सारे पाकिस्तान से आए थे। जब डिवीज़न हुआ था, जब ये होता, सबको स्टोरी में पता है वो, तो उन लोगों को वहाँ से, तो वो कहते हैं कि जब आए थे बेचारे तो कुछ नहीं लेके आए थे, वो यहीं आके यहीं बस के उन्होंने अपना बिजनेस, उन्होंने कभी नौकरी के पीछे नहीं भागे, उन्होंने बिजनेस ही किया। सबसे मजे की बात उनकी यह है कि अगर सिंधी समाज के किसी भाई बहन के घर में अगर कोई शादी है तो उस शादी में लगने वाली सुई से लेके तो कार तक सारा एक सिंधी बिजनेसमैन के घर से आता है। वो ढूंढते हैं कि अगर मेरे घर में शादी है और मुझे ये लगना है तो मेरा कौन सा सिंधी भाई इसका व्यवसाय करता है, मैं उसी से जाके खरीदूंगा। अगर मुझे, और उनका एक सेवादार एक ग्रुप बना होता है। अगर किसी अगर मेरे घर में शादी है, मेरे बेटी की शादी है, अगर मैं सिंधी हूँ तो एक सेवादार ग्रुप बन के आएगा और वही मुझे गाइड करेगा, भाई तेरे को ये लगता है ना, वो हमारा भाई है, वो इसका बिजनेस करता है, हम वहाँ से लेंगे। ये चीज़ है, कैटरिंग है, हमारा वो भाई करता है, हम वहाँ से उसको बोलेंगे। और वो इस तरह से उन्होंने अपने समाज को डेवलप किया है। आज देखिए आप, जिनको रिसेटलमेंट एरिया में छोटे छोटे जमीन के पट्टे दिए गए, आज हम मालवीय नगर है, लाजपत नगर है, ये भी रिसेटलमेंट एरियाज है। वहाँ पे इनको छोटे छोटे जमीन के टुकड़े दिए गए थे, आज उन्होंने वहाँ पे 3-3 मंजिले घर बना लिए हैं। या बाजू वाले का भी प्लॉट खरीद के उसके ऊपर भी बड़ी बिल्डिंग के बनाई हुई। क्यों? तो उनका जो बिजनेस मॉडल था, उनका एक्सपेंशन मॉडल था, प्रमोशन मॉडल था, वो इस पर डिपेंड था उन्होंने। तो इसी तरह से हमें भी सोचना होगा, अगर हमारे समाज को आगे आना है, हमें भी इस व्यवसाय के क्षेत्र में अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, तो इसी राह पे हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए इस तरह की जो स्कीमें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों, हमने उसका फ़ायदा लेना होगा, आगे आना होगा। हमें थैंक्स टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, आज हमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अभी मैं चाय पीते देखा, काफ़ी हमारे लोग, हमारे अपने भाई बहन अच्छे ओहदे पे बैठे हैं। कोई IAS है, कोई जनरल मैनेजर है, कोई मंत्रालय में, विविध मंत्रालय में बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए हैं। उनका आप साथ लीजिए, हम लोग ऑलवेज रेडी है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। और इस तरह की जो भी हर मंत्रालय की कोई ना कोई स्कीम्स होती है, हर मंत्रालय ने, बिकॉज ऑफ भारत के संविधान ने हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी है, उसका हमने फ़ायदा लेना है। एक और मैं बात बता दूं कि हमारे व्यवसाय के लिए आज से मेरे ख्याल से 6 से 7 साल पहले एक नोटिफिकेशन निकला था कि गवर्नमेंट में जो भी परचेस होगा, गवर्नमेंट परचेस होगा, उसमें से करीबन 20-25% परचेज जो होगा वो सिर्फ उन व्यवसाय से होगा जो SC ST रिजर्वेशन कैंडिडेट कम्युनिटी से आते हैं। उनकी जो इंडस्ट्री है, मान लीजिए किसी ऑफिस में अगर स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है, किसी 10,000 की अगर स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है, 100 रुपये की स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम 20 रुपये का माल उसने किसी SC ST इंडस्ट्रीज़ के व्यवसायी से खरीदना होता है।
लेकिन आज की तारीख में हम ये देखते हैं कि अभी भी हमारे उतने व्यवसाय नहीं जो गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है उस बजट को फुलफिल कर सके, उतना बजट एग्जॉस्ट गवर्नमेंट का कर सके। अभी भी हमारे उतने व्यवसाय नहीं है इस क्षेत्र में, तो हमें इस बात को भी गौर करना होगा। गवर्नमेंट परचेस में भी हमारे लिए एक प्रावधान दिया गया है जिसका हमें लाभ लेना चाहिए। मैं कंप्लीट कर लूँ अभी, बस लास्ट ही स्लाइड से है, फिर क्वेश्चन के लिए आई एम ओपन टू दैट वन। ओके, इसके बाद ये भी लास्ट स्कीम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो स्कीमें बहुत है हमारे पास में, मैं आप लोगों को जो फायदेमंद स्कीमें हैं मैं उसी को यहाँ पर लेके आया हूँ और वही स्कीमें मैं बता रहा हूँ। ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है। जैसे ऑपरेशन फ्लड था जिसके तहत हमने श्वेत क्रांति की थी मिल्क प्रोसेसिंग के सेक्टर में, वैसे ही हम लोग चाहते हैं ऑपरेशन ग्रीन के तहत टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसान जब अपना टमाटो, अपना आलू या अपना प्याज जब मार्केट में ले आता है, वहाँ पे उसको भाव नहीं मिलता है, बहुत से लोग रोड पर फेंक के चले जाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट और जितना लाया है उसको वापस लेके जाने के लिए भी वो कॉस्ट नहीं बेयर कर पाता। तो बहुत से बार हमने देखे कई बार ये उदाहरण, मध्य प्रदेश के किसी एक ज़िले में किसान रोड पर टमाटर फेंक रहा हो और दिल्ली में हम वही टमाटो 40 रुपये 45 रुपये किलो खरीद रहे हैं। ऐसे कई बार हमने इसी सिचुएशन का सामना किया है। तो इसके लिए हमने ये स्कीम का प्रावधान किया है जिसके तहत फार्मर्स जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वे अपना माल रोड पर ना फेंके, वो कोल्ड स्टोरेजेस में अपने लेके जाए, वहाँ पे स्टोर करे और जब मार्केट में रेट स्टेबल हो जाए तब उसको बेचे। या फिर आप मध्य प्रदेश के किसी ज़िले में अगर आपका टमाटो सड़ रहा है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखिए, दिल्ली के ट्रेडर से आप संपर्क कीजिए, बोलिए अगर आप 40 रुपये क्यूब बेच रहा है तो यहाँ से लेके जा, 10 रुपये किलो मैं देता हूँ, तेरा ट्रांसपोर्टेशन का 15 रुपये लग रहा है, तो आराम से 30 रुपये किलो बेच सकता है। तो इस तरह के सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए हमने ये स्कीम लाई हुई है जिसमें हम लोग 15 करोड़ तक फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जिसमें एपीओ का फॉर्मेशन होता है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। एग्री लॉजिस्टिक में सारे वो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स, कोल्ड स्टोरेज, रेफर ट्रक्स, रेफर व्हीकल और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको शहरों में अगर रिटेल आउटलेट्स भी बनाने हैं तो उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप यहाँ इस स्कीम में आप बना सकते हैं। तो ये है वो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। इसमें स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, कोऑपरेटिव भी पार्टिसिपेट, सेल्फ हेल्प ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी सर्विस प्रोवाइडर या सप्लाई चेन ऑपरेटर्स है वो भी इसमें ये कर सकते हैं। ऑलरेडी किसी का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो वे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करके इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। एक क्वालिटी एश्योरेंस की स्कीम है जिसमें हम लोग फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप करने के लिए भी हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। आज की तारीख में फूड टेस्टिंग एक बहुत क्रूशियल ये हो गया है। जब प्रोसेस फूड आप प्रोजेक्ट करते तो आपको एफएसएसआई का लाइसेंस लेना होता है और एफएसएसआई के स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस के हिसाब से आपको आपका प्रोडक्ट मार्केट में लाना होता है। उसके लिए कमर्शियल लेबोरेटरीज, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज का नेटवर्क सारे देश में होना चाहिए, जो आज की तारीख में उतना नहीं जितना चाहिए। जिस तरह से हम लोग फूड प्रोसेसिंग में आगे बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज का नेटवर्क भी ऑल अक्रॉस द कंट्री हमें बढ़ाना है। उसके लिए हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाती है तो उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो भी अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स आप खरीदते हो उसका 100% कॉस्ट हम लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को देते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग 50%, मान लीजिए अगर 2 करोड़ की मशीनरीज आप लगा रहे हो आपके फूड टेस्टिंग लैब में तो हम 1 करोड़ आपको सब्सिडी उसके लिए दे देंगे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर डिफिकल्ट एरियाज वो होते हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है, मतलब ट्राइबल एरियाज है, जैसे गढ़चिरौली, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली एरिया है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन या फिर हिली एरिया जैसे हिमाचल प्रदेश का एरिया है, इन सबको नोटिफाई किया गया एज ए डिफिकल्ट एरिया। अगर उस डिफिकल्ट एरिया में अगर कोई फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी लगा रहा है तो उसको हम 70% कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट हम लोग देते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ की लगा रहा है तो 70 लाख हम लोग उसको देते हैं। ये वर्ल्ड फूड इंडिया है जो हम लोग जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं उन लोगों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हर साल
भारत मंडपम में हम लोग ये इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको वर्ल्ड फूड इंडिया के नाम से हम लोग कहते हैं। हर साल होता है ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। जो नए बेनिफिशरीज है, नए एंटरप्रेन्योर्स है, वे लोग आके इसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप यहाँ पर आके अपना स्टॉल लगा के अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर दे सकते हैं। पिछले साल की इसमें करीबन 10 इंटरनेशनल डेलीगेशंस पार्टिसिपेट हुए थे। थीमेटिक स्टेट्स मिनिस्ट्रीज के सेशंस हुए थे और करीबन 5000 से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की डिफरेंट लोगों ने अपने स्टॉल्स लगा के वहाँ पर अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हुए थे। 25 से 28 सितंबर 2025 में नेक्स्ट इवेंट आने वाला है इसका। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जब भी ये इवेंट होगा आप जरूर वहाँ पे आइए। Even if you are exploring certain opportunities in the food processing industry, this will be the platform to explore those opportunities for the domestic market as well as for the international market. Thank you very much.